हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हम राजस्थान सेट 2023 का जो पेपर हुआ था उसका फर्स्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो सोल्व करेंगे। इसमें हमारे 50 क्वेश्चन रहेंगे और सबसे अच्छी बात ये है कि अभी जो नेट का एग्ज़ाम है जून में, ठीक है, तो उसका जो सिलेबस है उसके जो क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन आपको इस एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे सेट में। तो ये आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन उसमें नेट में भी पूछे जाते हैं, तो ये आपका एक बार लास्ट टाइम जो रिवीजन है वो हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। अध्यापन अधिगम की प्रक्रिया में क्या समानता है? व्हाट इज इक्वलिटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस? तो इसका आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका बी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार उन्हें सहायता प्रदान करना, ठीक है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है द प्राइमरी टास्क ऑफ अ टीचर। शिक्षक का जो प्राथमिक कार्य है वो क्या होता है? तो वो होता है छात्रों के अधिगम को प्रोत्साहित, प्रेरित और मार्गदर्शित करना। देखिए जो इन क्वेश्चनों में जो लैंग्वेज आती है वो हिंदी में मोस्टली समझ में नहीं आती है, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों को रीड कीजिए ताकि आपको कुछ जो कीवर्ड हैं वो आपको पकड़ में आ जाए और उससे आपका जो क्वेश्चन है काफ़ी हद तक आपको हेल्प मिलेगी। उसके बाद थर्ड है निम्न प्रश्नों का स्तर क्या है? डैश पर एक आरेख तैयार करें, डैश के घटकों भागों की व्याख्या करें, डैश की विशेषताओं का निष्कर्ष निकालें। तो ये हो जाएगा आपका जो है विश्लेषण, एनालिसिस जो होता है वो लेवल, एनालिसिस लेवल, विश्लेषण स्तर। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 4, शिक्षाविद कौन थे जिन्होंने कि दुनिया को किंडरगार्टन शिक्षा प्रणाली का उपहार दिया था? तो ये हो जाएंगे आपके फ्रोबेल। नंबर 4 हो जाएगा आपका फ्रोबेल थे जिन्होंने कि किंडरगार्टन जो पद्धति है शिक्षा प्रणाली है उसका इन्होंने उसको इजाद किया था। नेक्स्ट है नंबर 5, स्वयं के दिशा निर्देशों के अनुसार मॉक में 4 चतुर्थांश होने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थांश इन चतुर्थांशों की सही सूची और अनुक्रम है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका नंबर 1। इसमें सबसे पहले आएगा आपका ई ट्यूटोरियल, ई टेक्स्ट, ठीक है, और स्वयं मूल्यांकन परीक्षण, ऑनलाइन फोरम, ऑनलाइन चर्चा मंच फोरम, यानी आपका जो फर्स्ट है वो आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है नंबर 6, यूजीसी द्वारा नवीनतम नियमों और विनियमों के अनुसार डैश साहित्यिक चोरी की अनुमति है, कितने %? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका हो जाएगा जो है 10%। ये आपका बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध का उदाहरण नहीं है? तो आपका जो सर्वेक्षण है यानी कि सर्वे, ये आपका गुणात्मक शोध का उदाहरण नहीं है, नंबर बी। नेक्स्ट है सुविधाजनक नमूनाकरण तकनीक का उपयोग करके चुने गए और 15 से कम डाटा के लिए आप निम्न में से कौन सी अनुमानित सांख्यिकी डेटा विश्लेषण तकनीक का उपयोग करेंगे? तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका नंबर सी, अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, एक अप्रचलित परीक्षण। नेक्स्ट है अनुसंधान के माध्यम से प्राप्त आंकड़ों का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी नहीं है? कि ये क्वेश्चन इस टाइप के जो नहीं वाले होते हैं वो बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो ये इसमें नहीं पूछा है कि इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगी नहीं है। तो देखिए इसकी जो आंसर की आई थी उसमें आपका सी और डी दोनों में से किसी एक को राइट माना था, ठीक है। और वैसे जो इसका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका SSPS, ठीक है। ये एक बार आप देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार अनुसंधान में साक्षात्कार के प्रकार से संबंधित नहीं है? टाइप्स ऑफ इंटरव्यू इन रिसर्च से संबंधित ये नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका इम्पर्सनल इंटरव्यू, यानी कि अव्यक्तिगत साक्षात्कार। उसके बाद आपको यहाँ पर एक पैसेज दिया गया है, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा स्लोली स्क्रॉल कर रही हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। पूरा इंग्लिश में है और उसके बाद यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। ये देखिए नेक्स्ट यहाँ पर आपका पैसेज। अब उसी से आपका 11th क्वेश्चन है कि द ऑथर ऑफ दिस पैराग्राफ वांट टू डैश इंडियन कल्चर। इस अनुच्छेद के लेखक भारतीय संस्कृति को क्या करना चाहते हैं? तो ये उसे करना चाहते हैं रिवाइज, यानी कि पुनः जीवित। नंबर 1 इसका राइट आंसर है। इस अनुच्छेद में ऐश्वर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो ये हो जाएगा आपका धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा उपरोक्त अनुच्छेद के अनुसार पश्चिमी समाज द्वारा सामना किए जाने वाला मुद्दा नहीं है? तो ये आपका हो जाएगा लैक ऑफ फेथ इन गॉड, ईश्वर में विश्वास की कमी। नंबर जो डी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, गोएथे के अच्छे परिचय के बिना कोई भी जर्मन शिक्षा पूर्ण नहीं मानी जाती। अनुच्छेद की इस पंक्ति में आप क्या समझते हैं? तो इसमें जो है वो लेखक शिक्षा की कला और संस्कृति के शिक्षण पर बल देता है। नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है 15, लेखक के अनुसार हमारी शिक्षा प्रणाली अंतर्राष्ट्रीयकरण कर रही है क्योंकि इसके सभी कारण सही है। वह भारत के महान संतों, ऋषियों और संतों के बारे में नहीं सिखाती, वह भारत के महान कलाकारों के बारे में नहीं सिखाती, वह भारत की प्राचीन भाषा और साहित्य के बारे में नहीं सिखाती है सभी। तो ये जो सभी है वो आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, एक सम्मेलन या एक बैठक या यहाँ तक कि एक मेला या जुलूस एक संचार घटना है। समाचार पत्र, रेडियो, सिनेमा और टेलीविजन संचार माध्यम है। फोन, कंप्यूटर उपग्रह और इंटरनेट संचार डैश हैं। तो ये सब क्या है? तो ये सब हैं आपकी टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी यानी कि आपकी प्रौद्योगिकियाँ हैं ये सब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचार में व्याख्या प्रक्रिया यानी समझने का प्रयास किसमें होता है? तो ये आपका होगा जो आपका रिसीवर होता है, यानी कि प्राप्तकर्ता, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो अधिक चिंता का विषय है वह डैश का प्रभाव है जो कार्यक्रमों, समाचारों और कार्टूनों में हिंसा के दृश्यों को बार बार दिखाने के परिणाम स्वरूप हो रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आपका इसमें हो जाएगा आपका असंवेदीकरण, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है, पर्यावरणीय तनाव, प्रतिस्पर्धी उद्दीपन, व्यक्तिपरक तनाव किसके उदाहरण हैं? क्वेश्चन नंबर 19 है ये आपका। तो ये आपका हो जाएगा शारीरिक बाधा, यानी जो फिजिकल बैरियर्स जो होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, इशारे, घुघराना और मुंह बनाना किसके उदाहरण हैं? तो ये सब आपके जो गैर मौखिक संचार है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के, ये सब आपके एग्जाम्पल हैं। उसके बाद नीचे एक पैटर्न दिया गया है, दी गई श्रृंखला में समान पैटर्न का अनुसरण करते हुए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपका जो नेट का एग्ज़ाम होता है उसमें पूछे जाते हैं, मैथ के भी ऐसे ही DI के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रीजनिंग के और आपका जो एनवायरनमेंट के होते हैं, कम्युनिकेशन के होते हैं, सब इसी टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए बहुत अच्छा एक मौका है आपके पास। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें आपको संख्या दी गई है 18, 24, 84, 294, 798 और आगे आपको बताना है। तो इसमें देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर
संख्या लिख लेते हैं 8, 24, 84, 294 और 798। अब देखिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 6। ठीक है, ये 18 है ना। ठीक है, 6 डिफरेंस हो जाएगा। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा 60। इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 210। और इन दोनों का अगर हम डिफरेंस देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5045 है ये। ठीक है, 504। अब देखिए जो 6 है इसको अगर हम करेंगे तो इसमें हमारा आ जाएगा 2 क्यूब, और इसमें से हम -2 करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा। सेम प्रोसेस अब हमने ये 2 किया था, यहाँ पर हम 4 लगाएंगे। 4 की क्यूब -4 तो हमारा 6 आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 60 है ये। ठीक है, 64 होता है तो हमारा -4 कर देंगे तो ये 60 आ जाएगा। उसके बाद 4 कर दिया तो उसके बाद हम 2, 4, 6, ठीक है ना, 6 पे चलेंगे। 6 का क्यूब -6 तो हमारा जो है वो 210 आ जाएगा। उसके बाद देखिए 6 के बाद हमारा आ जाएगा 8, 8 की क्यूब -8 तो ये हो जाएगा हमारा जो है 504। 512 आता है, 508 माइनस कर देंगे तो हमारा 4 हो जाएगा। ये पूरा आप करके देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर 2, 4, 6 और 8 तो उसके बाद नेक्स्ट हमारा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 10। 10 की क्यूब -10। ठीक है, 10 की क्यूब -10 तो ये हो जाएगा हमारा 1000। 1000 में से हम 10 माइनस करेंगे 990, 99 और 0। अब हमें क्या करना है 990 और जो हमारा 990 और जो हमारी ये वाली संख्या है, ठीक है, आप करके देखिएगा तो ये पूरा सोल्व हो जाएगा। 990 और 798 को अगर हम प्लस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 1788 जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपका एक ये मैथ का क्वेश्चन है कि श्याम ने एक पुरानी होंडा बाइक खरीदी और उसकी मरम्मत पर 1500 रुपये खर्च किए। फिर श्याम ने इसे रोहन को 20% के बेनिफिट पर बेच दिया। रोहन ने इसे रुद्र को 10% की हानि पर बेच दिया। रुद्र ने आखिरकार इसे 1200 में इसे 10% के लाभ पर बेच दिया। श्याम ने पुरानी होंडा बाइक के लिए कितना भुगतान किया? तो ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, मुझे इनका मैथ नहीं पता है तो मैं डायरेक्ट आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका जो आंसर है वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी 8685। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 एथलीट्स थे पी, क्यू और आर ए की बिंदु पर। ठीक है, पी एक बिंदु से 40 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ना शुरू करता है। 5 मिनट बाद क्यू पी के पीछे 50 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ना शुरू करता है। साथ ही आर बी पी के पीछे 60 मीटर प्रति मिनट की गति से दौड़ना शुरू करता है। पी को पकड़ने पर आर ने कितनी दूरी मीटर में तय की? तो इसका जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका 600। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजेता को कुल डाले गए मतों का 82% प्राप्त हुआ और उसने 3840 मतों के बहुमत से चुनाव जीत लिया। यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया जाता है तो डाले गए मतों की कुल संख्या क्या है? तो ये इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा 6000 यानी 6000। आपका जो डी नंबर है वो आपका राइट हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 25। तो 25 में दिया गया है कि नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर देने के लिए निम्नलिखित जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। इन निम्नलिखित में से किसका निश्चित रूप से अर्थ पी क्यू का पोता है? ठीक है, तो इसमें 4 स्टेटमेंट हैं, 4 इसके आंसर दिए गए हैं। तो हम पहले आंसर देख लेते हैं। तो देखिए पी क्यू का पोता, ये हमें इसका निष्कर्ष निकालना है। तो देखते हैं किसमें बैठता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि P स्टार H ऑब्लिक Q, अगर इसको हम सोल्व करेंगे
ऊपर दिए गए हमारे ये जो स्टेटमेंट दिया गया है इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पहले में आ जाएगा आपका P, ठीक है, उसकी माँ दी गई है यानी कि H और उसका पिता यानी कि Q। तो ये स्टेटमेंट तो P का होता ये नहीं हुआ, तो ये गलत है, ठीक है। Q का पोता P हो सकता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर पोता नहीं हुआ। सेकंड जो स्टेटमेंट है A माइनस P स्टार H ऑब्लिक Q, इसको भी अगर हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा A, ठीक है। A की बहन हो गई यहाँ पे P, उसके बाद जो H है वो माँ और Q फिर पिता, तो ये स्टेटमेंट भी नहीं हुआ। उसके बाद थर्ड दिया गया है, थर्ड को अगर हम सोल्व करते हैं तो इसमें हो जाएगा आपका जो A की माँ यहाँ पर P फिर H जो है इसकी माँ P की और उसके बाद Q जो है वो पिता, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही नहीं है, तो यानी कि नन ऑफ दीज यानी कि इनमें से कोई भी नहीं जो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है 26, निम्नलिखित तर्क पर विचार करें। मुख्य आधार वाक्य है कि कोई भी वर्त आयत नहीं है और लघु आधार वाक्य की सभी आयत जो हैं वो व्रत हैं। इसका निष्कर्ष है कि कुछ व्रत वर्ग नहीं है। तो इसका जो है देखिए, हम पहला जो स्टेटमेंट है कि कोई भी वर्ग आयत नहीं है, इसमें जो है वो आपका जो स्क्वायर ओपोजिशन जो होता है वो वाले क्वेश्चन है ये। तो इसमें इसको हम सोल्व करेंगे तो कोई भी वर्ग आयत नहीं है, कोई भी यहाँ पर ये वर्ग आ जाएगा, ये आयत नहीं है, आयत ये अलग से हो गया, ठीक है। उसके बाद सेकंड है कि सभी आयत व्रत हैं, सभी आयत जो है वो व्रत हैं। और उसके बाद नेक्स्ट है कि कुछ व्रत वर्ग नहीं है, यानी कि कुछ नहीं है तो कुछ तो है, ठीक है। एक सेकंड, ये वर्ग ये आयत हो गई आपकी और ये कुछ, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका AEO, यानी कि ऑल नॉट और सम नोट, ये वाला इसको पूरा सोल्व करना पड़ेगा। आप इसका एक बार कॉन्सेप्ट देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, वह सादृश्य चुने जो प्रदान किए गए उदाहरण से सबसे अच्छा मेल खाता है। यहाँ पर दो शब्द दिए गए कि कालिक जो है वो मेला से संबंधित है, तो उसी प्रकार जो है वर्षा जो है वो तरबतर से संबंधित है। ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। 29 नंबर देख लेते हैं कि दूसरे व्यक्ति पर चाकू मारने वाले को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऑपरेशन करते वक्त सर्जन दूसरे व्यक्ति में चाकू भोंकते हैं, इसलिए सर्जनों को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। दिए गए तर्क में कौन सी भ्रांति है? तो यहाँ पर ये बताना है, तो इसमें हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर ए, फैलेसी ऑफ एक्सीडेंट यानी दुर्घटना का भ्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, निम्नलिखित प्रश्न में कथन दिए गए हैं, इन कथनों के निष्कर्ष दिए गए हैं। तो ये कथन है कि कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ प्रश्न उत्तर हैं, कुछ लेखक उत्तर हैं, ठीक है, कुछ लेखक उत्तर हैं। उसके बाद है कुछ उत्तर लेखक हैं और सभी लेखक कवि हैं, सभी जो लेखक हैं वो कवि हैं, ये कवि हो गया आपका। अब निष्कर्ष है कि कुछ लेखक उत्तर हैं, कुछ हमारे जो लेखक हैं वो उत्तर हैं, बिल्कुल सही है ये बात, कुछ लेखक उत्तर हैं। उसके बाद सेकंड है कि कुछ कवि प्रश्न हैं, बिल्कुल भी नहीं। उसके बाद सभी प्रश्न कवि हैं, ये भी गलत है।
उसके बाद कुछ कवि उत्तर हैं, कुछ कवि उत्तर हैं, बिल्कुल हैं। तो हमारा फर्स्ट और जो फोर्थ है वो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट और फोर्थ यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट और फोर्थ ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये हो गया हमारा। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पर। न्याय प्रणाली के अनुसार व्याप्ति यानी कि सहयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह केवल दो व्यक्तियों के बीच संबंध व्यक्त करता है। यह व्यक्तियों के वर्गों के बीच संबंध व्यक्त करता है। इसे दो चीज़ों के बीच मौजूद कहा जा सकता है यदि वे कारण और प्रभाव के रूप से संबंधित हैं, और इसे दो चीज़ों के बीच अस्तित्व में कहा जा सकता है यदि वे प्रजातियों और वंश के रूप में संबंधित हैं। तो इसका जो राइट आंसर है आपका क्वेश्चन नंबर 30, ये आपका हो जाएगा सी, बी, सी और डी, यानी कि हाँ बी, सी और डी, ये आपका राइट हो जाएगा। उसके बाद आपको डीआई का क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एक आपको ये टेबल दी गई है, देख लीजिएगा। उसके अकॉर्डिंग ये आपको यहाँ पर क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। मैं आंसर बता देती हूँ आपको इनके डायरेक्ट। 31 का जो आपका आंसर है, 31 का आपका आंसर ये रहेगा आपका सी यानी कि 22.22। 32 का आपका आंसर रहेगा 2960 यानी कि डी। उसके बाद 33 का आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 34 का आपका आंसर रहेगा बी 60%, और 35 का आंसर आपका रहेगा 4% यानी कि ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्यूआर कोड के बारे में सही है? तो क्यूआर कोड के बारे में कि इसका जो तात्पर्य है वो क्विक रीड है। यह एक 2 डायमेंशनल बारकोड है। इसका उपयोग क्रिप्टो करेंसी वॉलेट एड्रेस के लिए नहीं किया जाता। तो कौन सा कथन सही है? सही बताना है इसमें आपको। एक सेकेंड, तो जो इसका सही है वो है आपका केवल ऑप्शन नंबर सेकंड। केवल ऑप्शन नंबर सेकंड ठीक है, क्योंकि ये क्विक रीड नहीं है, क्विक रीड है, और उसके बाद इसका उपयोग जो है वो क्रिप्टो करेंसी में वॉलेट एड्रेस के लिए नहीं किया जाता। तो ये दोनों ही इसमें गलत हैं, केवल सेकंड जो है वो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आमतौर पर किस वीडियो कंप्रेशन स्टैंडर्ड का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका H.264 यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, किसी संगठन के लिए इंट्रानेट स्थापित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो ये है आपके सभी जो कंप्यूटर डिवाइस, संचार लिंक और इंटरकनेक्टिंग डिवाइस उपकरणों के बीच संचार को सक्षम करने के लिए प्रोटोकॉल, ये सभी आपके जो हैं वो इंटरनेट स्थापित करने के लिए आवश्यक हैं। किस प्रोटोकॉल के तहत स्वच्छ विकास तंत्र यानी कि CDM लागू किया गया? तो ये किया गया था क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 है, उच्च शिक्षा में भारत सरकार की एक डिजिटल पहल है जिसका उद्देश्य कॉलेजों में रोबोटिक्स और एम्बेडेड सिस्टम को सीखने को बढ़ावा देना है। तो इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ई तंत्र। उसके बाद 39 क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय संस्थागत यानी इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क क्या है? इसकी फुल फॉर्म है NIRF, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। इस कई बार पूछ ली जाती है नेट वगैरह के एग्ज़ाम में,
इसकी फुल फॉर्म। तो भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों की रैंकिंग के लिए ये है एक कार्य प्रणाली है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, प्रमाणित उत्सर्जन कटौती क्रेडिट दर्शाता है। सर्टिफाइड इमिशन रिड्यूसन क्रेडिट दर्शाता है, क्या दर्शाता है इनमें से? तो वो है आपका वायुमंडल में उत्सर्जित कार्बन डाइऑक्साइड के 1 मीट्रिक टन में कमी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट है कि फसलों को उनके जल पदचिह्न यानी कि वाटर फुटप्रिंट के लिए आरोही क्रम में व्यवस्थित करें। तो इसमें आपका जो वीट, राइस और कॉफ़ी, गेहूं, चावल और कॉफ़ी, ये इसका सही क्रम है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 44, ग्लोबल वार्मिंग क्षमता के संदर्भ में कितने किलोग्राम CO2 और 1 किलोग्राम CH4 के बराबर है? तो ये है आपका 25। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन, जिसे पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में जाना जाता है, डैश देशों के प्रतिनिधित्व को पर्यावरण पर मानव डैश गतिविधियों के प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए एक साथ लाया है। तो ये है आपका 179 सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों के प्रभाव में चर्चा करने के लिए एक साथ लाया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, ज्ञान के सभी विषयों में स्कूली शिक्षा और उच्च शिक्षा के सभी स्तरों के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संगठन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसमें आपका हो जाएगा NCERT भी है, ठीक है, और NCTE भी, UGC और AICTE। तो यानी कि जो सी ऑप्शन है वो आपका राइट हो जाएगा सभी, ठीक है। इन सब की फुल फॉर्म आप जरूर लिख के रखिएगा, कई बार पूछ ली जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय वर्तमान समय के पाकिस्तान में स्थित है? तो ये तो आप सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है, यानी कि तक्षशिला। नेक्स्ट है 46 नंबर, भारत के अधिकांश राज्यों में राज्य सरकार के विश्वविद्यालय के कुलपति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये की जाती है राज्यपाल के द्वारा। नेक्स्ट है 47 नंबर है, भारत में ऑनलाइन शिक्षण मंच कौन से हैं? तो भारत में ऐसे कौन कौन से लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है? तो वो है आपके दीक्षा भी है, आपका स्वयं भी है, प्रकाश नहीं है, और स्वयं प्रभा भी है, यानी कि फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। लास्ट क्वेश्चन है 50, NEP 2020 ने किस पर जोर दिया है? तो NEP 2020 ने सभी इंजीनियरिंग और मेडिकल पाठ्यक्रम स्थानीय भाषाओं में शुरू करना, प्राचीन ज्ञान प्रणालियों को पुनर्जीवित करना, सभी कॉलेजों और बहुविषयक विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करना, प्रारंभिक बाल्यकाल देखभाल और शिक्षा के लिए एक नया पाठ्यक्रम तैयार करना। इनमें से ये सभी, ठीक है, यानी कि 1, 2, 3, 4 सभी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। NEP के बारे में ज़रूर पढ़ के जाएं, अभी पूछा जा सकता है। अभी जो हाल ही में KVS का इंटरव्यू हुआ था, उसमें इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन NEP से ही किए गए हैं। सब्जेक्ट के अलावा जो क्वेश्चन किए गए, तो उसमें NEP से बहुत ज़्यादा कैंडिडेट से क्वेश्चन किए गए थे, ठीक है। तो ये हमारा सेट का पेपर फर्स्ट था, जिसमें 50 क्वेश्चन थे, और ये आपको नेट में बहुत हेल्प करेगा। और इसके साथ ही इसका जो सेकंड पेपर है वो भी नेट के सिलेबस के ही अकॉर्डिंग है। उसका जो लेवल है, उसके जो क्वेश्चंस हैं सब्जेक्ट के, वो भी जैसे नेट में पूछे जाते हैं उसी टाइप के क्वेश्चन हैं। तो वो भी आपको मैं 1-2 दिन में जल्दी ही जो है सोल्व करवा दूँगी। थैंक यू।